हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र आदित्यवर्धन जीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आज आपके सामने लाया हूं पीजीटी हिस्ट्री 2021 का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो यहां से हम लोगों को पता लगेगा कि पीजीटी हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2021 में जो पेपर आया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमें एक लेवल पता लगेगा कि हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, सभी जितने भी बच्चे कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये पेपर। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर है। तो अब इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो ये था कि मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया था। तो यह स्पष्ट रूप से उनके किस अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर आयोग के द्वारा जो आंसर था वो कलिंग शिलालेख था। तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, कलिंग शिलालेख यहाँ से आंसर होगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो 125 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी यहाँ इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जारवो संस्कृतियाँ मिली हैं। तो इसका जो सही आंसर आयोग के द्वारा दिया गया था वो था इनाम गांव। तो इसको आप लोग याद रखोगे, इनाम गांव। उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स, वो होने वाला है कैकुबाद। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं। बहुत डीपली हमें स्टूडेंट्स पढ़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली पूछे गए। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। इसका जो सही आंसर है वो है बुक्का प्रथम। ये क्वेश्चन हमें आसानी से मिल सकते हैं, जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो हम किसी बुक में नहीं पढ़ते, लेकिन उसमें हमारा एक्सपीरियंस काम करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो आपको जिसमें भी थोड़ा सहजता हो उसमें आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का वर्जन देख सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे हिंदी का वर्जन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत में आया था। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन जिस तरीके से देखे थे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया, उसकी क्या उपलब्धियां थीं, उसको किस तरीके से काजी बनाया था, किस शासक ने काजी बनाया था, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल नया क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है उत्तरी अफ्रीका। तो हम लोग उत्तरी अफ्रीका को टिक करते हैं, फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, अब थोड़ा सही रहेगा, ये अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है। तो राय पिथौरा कई बार हमारे पेपर्स में पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पृथ्वीराज। तो इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते थे, तो इसको आप लोग याद रखोगे, पृथ्वीराज। यहाँ जो सही आंसर होने वाला वो है पृथ्वीराज। उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यंग बंगाल आंदोलन किसके समय में शुरू किया गया था, या किसने शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हेनरी डेरेजियो के अनुसार ये शुरू किया गया था। जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना जाता था। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है अग्नि। तो अग्नि ये हमें आसानी से देखने को मिल सकता है किसी बुक में। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीजापुर शासन के विरुद्ध था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। गंगैकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो राजेंद्र प्रथम है, क्योंकि चोल वंश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था राजेंद्र प्रथम। तो गंगैकोंड चोलपुरम भी राजेंद्र प्रथम की एक उपाधि थी, तो इन्हीं ने अपने नाम के अनुसार ही यहाँ पर राजधानी बनाई थी।
जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको डेट्स नहीं पता है तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, यहाँ जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसको आप लोग देख सकते हैं, इसकी डेट्स आप देख लेना। लखनऊ समझौता कब हो रहा है, तो इस तरीके से 1916 में, जलियांवाला बाग 1919 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कब कहाँ किसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैसे बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, और कन्नौज के नीचे हम लोग देखते हैं एमपी। एमपी में क्या होता है, विंध्य क्षेत्र पड़ता है। तो विंध्याचल के पर्वत कहाँ पर हैं, एमपी में है, और यूपी के बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होने वाला है वो विंध्याचल पर्वत या विंध्यवन है। तो विंध्यवन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार हम लोग पढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के प्रयासों से भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत में कब गवर्नर जनरल बनकर आए थे, ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर्स के लिए। इनको सब डीपली हमें पढ़ना है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है सांची से। तो सांची के स्तूप में हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, 4 सिंह बैठे हैं। हम लोग अशोक की लाट को भी देखते हैं, उसमें 4 शेर अपनी पीठ को एक दूसरे से सटाए हुए बैठे हुए हैं और चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से ये जो अशोक थे उनकी विजय का प्रतीक माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसका जो सही आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स, आयोग के अनुसार वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, इन सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो अभी मैंने अलाउद्दीन खिलजी यार पूरी खिलजी वंश के ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यज्ञपीठ शिल्प का संबंध किससे है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म अपने आप में एक ऐसा धर्म था जो भारत में उपजा था और बहुत दूर दूर तक विदेशों में फैला था। यहाँ तक कि हम यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए भारत जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत सारे चाइना और हम देखते हैं कि उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो हर साल हमारे यहाँ विदेशों से लोग घूमने आते हैं। और उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म को जो 2 भागों में हमने बांटा था, हीनयान महायान, उसकी शिक्षा भारत में दी जाती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने कई सारे लेक्चर बनाए, आप लोग उसको देख लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि नापने के लिए किया जाता था, ये किसके शासन काल में किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत सारे भूमि सुधार किए गए थे, और अलाउद्दीन खिलजी की जो कर व्यवस्था थी वो इस तरीके की थी कि उसने बहुत सारा जो धन था वो इकट्ठा किया, जिससे अपनी सेना को उसने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया था। इसी कारण हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया है सल्तनत काल में, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया है। तो यहाँ से इसको भी हम लोग याद रखेंगे। फिर चलेंगे आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था। तो यहाँ पर जो आयोग के द्वारा सही आंसर दिया गया है वो है ले मसूरिया। थोड़ा सा नाम टिपिकल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिसर्च के हैं। तो रिसर्च के क्वेश्चन भी हमारे पीजीटी में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इस तरीके के क्वेश्चन गलत किए जाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको गलत करते हैं, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री को सही से थोड़ा सा पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो आप इनको आराम से ठीक कर सकते हैं। रिसर्च वाला पोर्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीजीटी में और नेट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर आयोग के द्वारा दिया गया वो है कानूनी संहिता से है। तो कानून के बारे में जानकारी मिलती है, औरंगजेब के समय में किस तरीके का कानून था। तो ये फतवा ए आलमगीरी
ग्रंथ से ही मिलती है। तो इस तरीके से आपको एक ऑप्शन, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि औरंगजेब का एक दूसरा नाम क्या था। तो ये भी हमारे पेपर्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आलमगीर औरंगजेब का एक और नाम क्या था। इसी से ही संबंधित है, आलमगीर से ही संबंधित है। तो आपको ये थोड़ा सा सर्च करना है, उसके बाद हमें बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा था। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है लाला लाजपत राय। देखिए ये सारे फैक्ट्स हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा किताबें नहीं पढ़ेंगे, डीपली नहीं पढ़ेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा एक यहाँ पर फैक्ट पूछ लिया है कि सुरक्षा कपाट किसने कहा है। इसका मीन्स, इसका मतलब ये है कि आप डीपली पढ़ोगे तभी आपको इस तरीके के आंसर देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको ये किसी भी तरीके से, आप बस पेपर में क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ तुक्का ही लगा सकते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है पीजीटी के लिए और नेट के लिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। किस मुगल शासक के द्वारा सती के विरुद्ध राज की निषेध जारी किया गया था। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो शासक था औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल एक तरीके से बहुत ज़्यादा कठिन शासनकाल माना जाता है। उस समय औरंगजेब ने, हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत में एक अराजकता या निरंकुशता वाला माहौल बना रखा था। तो निरंकुश शासक के रूप में भी औरंगजेब को जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ ऐसे नियम और रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक थे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है मध्य भारत। तो मध्य भारत को हम लोग सही से टिक करते हैं। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रहते हैं क्योंकि ये बार बार हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप एक दो क्वेश्चन पेपर्स को लगातार सॉल्व करते रहोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प भी मिलेगी कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। आगे चलते हैं। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री को आप नेग्लेक्ट करते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छूटेंगे, क्योंकि ये वो पेपर है इसमें हमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिला है। कई सारे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो है गांधार। तो गांधार की राजधानी थी पुष्कलावती। अब यहाँ पर आपको देखना, ये गांधार उस समय एक ऐसा क्षेत्र था, यहाँ की क्या चीज़ प्रसिद्ध थी। तो ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में ही मिलेगा। कंबोज में क्या चीज़ प्रसिद्ध थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। अभी तक आपने सुना होगा कि देव समाज की स्थापना किसने की थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कहाँ की गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है लाहौर। तो लाहौर में की गई थी। लाहौर को आप लोग सही का निशान लगाइए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था। तो ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो महाधर्म रक्षित होने वाला है। तो इस तरीके से धर्म रक्षित और महारक्षित ये सारे नाम थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं। आप लोग इसको क्या करोगे, एक बार जरूर देख के जाओगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पीजीटी और नेट में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाने लगे हैं। आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा ठगों का दमन किया गया था। तो यहाँ नो डाउट एक ही शासक हो सकता है, वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ही सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आगे चलते हैं। गांधी इरबन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो गांधी इरबन समझौता कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। 1931 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की घटना घटित हुई थी। तो इसको आप लोग याद रखोगे। फिर चलेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के किस स्थान पर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है जेम्स पैलेस। तो जेम्स पैलेस पे आप सही का निशान लगाइए। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित था? यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है, दिगंबर कौन थे आपको पता होना चाहिए, दक्षिण भारत से संबंधित था। दिगंबर कौन थे, श्वेतांबर कौन थे, दोनों की क्या विशेषताएं थी, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो लेक्चर बनाए हैं, वो बनाए जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। बहुत हेल्पफुल लेक्चर हैं वो। देखिए पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा जो लेक्चर है उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, 1857 में किसने कहा था हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक कथन है, तो कथन को भी आपको पढ़ना है। तो ये किसने कहा था? बहादुर शाह ने कहा था। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग याद रखोगे, बहादुर शाह। उसके बाद चलते हैं 32 की तरफ। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है इंग्लिश लैंग्वेज को भी। निष्क ग्रीव कभी किसी किताब में हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमें निष्क जरूर देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन चेक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड निष्क लिखा है। अगर आपने निष्क के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है आभूषण का। तो निष्क एक प्रकार का आभूषण था जो गले में पहना जाता था, इसी के माध्यम से लेन देन होने लगा था। ये भी हमने आपको बता रखा है ऋग्वैदिक काल में। आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से ये आंसर मिल सकता है आपको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? देखिए किया किसने था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, यहाँ बता देता हूँ। लेकिन किसने रद्द किया, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1911 में किया गया, किसके समय में रद्द किया गया, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर किसी न किसी पेपर्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप किताब का नाम भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? तो ये अ वीक विद गांधी के लेखक जो है वो लुई फिशर है। तो इसको आप लोग याद रखोगे, लुई फिशर इम्पोर्टेंट है। कई सारे बुक्स के नाम भी यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो जैसा कि पूछे ही जाते हैं, आप लोग कथन को भी याद रखेंगे और बुक्स के नाम भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आयोग ने सही आंसर दिया है वो है राज प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करिए फटाफट। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए बुक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो द नवाब जो नाटक है वो फ्रूट के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग फ्रूट को सही करिए। फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास रखता था, ना कि प्रभुसत्ता पर। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी को आप लोग याद रखोगे। फिर चलते हैं आगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो भी है ना, उसका आंसर जो है वो खिलजी वंश के शासक ही होंगे। अभी आप अगर सल्तनत काल को पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 शासकों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखना पड़ेगा, बलबन का नाम याद रखना पड़ेगा, इल्तुतमिश का नाम याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं। घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन सारे बनते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है तबकात नासरी में। आयोग के द्वारा जो इसका सही आंसर दिया गया है वो तबकात नासरी दिया गया है। तो तबकात नासरी को आप सही करेंगे। फिर चलेंगे आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो देखिए इस तरीके के बहुत डीपली क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला वो है कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी को आप लोग सही करोगे। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, हम लोग कंजर्वेटिव पार्टी को याद रखोगे। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आप थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे तभी आपको मिल पाएगा इसका आंसर। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन ये छोड़ना ही पड़ेगा। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, बस तुक्का ही लगा सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हुविस के सिक्कों पर अंकित अहुर मज्जा देवता का संबंध किससे है? तो ये नो डाउट पारसी देवता है।
तो देखिए यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ऑप्शन को हटा भी सकते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ के थोड़ा सा अपने आइडिया लगा सकते हैं। तो भारतीय देवता हो नहीं सकते, यूनानी देवता हो नहीं सकते, मिस्र के देवता हो नहीं सकते, तो जो हमारा आंसर सही होगा वो पारसी देवता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख घटनाओं की जानकारी हमें रेहला ग्रंथ में मिलती है, किस भाषा में लिखा गया है? जैसा कि इससे पहले रेहला के जो लेखक थे तो वो कौन थे, इसको हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था। मोरक्को का एक यात्री था जो भारत में विजिट करने के लिए आया था, वो आप लोग अभी पीछे पढ़ चुके हो, उसको देखना आप लोग। तो रेहला का जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया है। तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था, ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसको आप लोग सही से पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। ह्वेंसांग जब अपने देश से वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? देखिए स्टूडेंट्स, कितना डीपली क्वेश्चन है ये। तो मौर्य वंश को अगर सही से आप पढ़ेंगे और तो वहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग पा सकते हैं, मौर्य वंश और गुप्त वंश को। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया था। तो ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हर्षवर्धन के समय में आया, तो वहाँ हर्षवर्धन और गुप्तकाल, गुप्तोत्तर काल आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आयोग के अनुसार वो है उद्यता। तो उद्यता मोस्टली आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, कहीं नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो रिसर्च की बुक्स होती हैं उनमें ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकते हो, इनाम गाँव है, दैमाबाद भी है, नेवासा भी है और माहेश्वर नहीं है। तो माहेश्वर को आप लोग सही से टिक करिए, फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ओके, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? तो यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तरीके के कथन कहे हैं। तो कथन से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में देखने को मिले हमें। क्वेश्चन नंबर 45, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। देवराय द्वितीय के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विदेशी यात्री आए हैं, तो नो डाउट यहाँ का जो सही आंसर होने वाला वो है देवराय द्वितीय। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन थे? नो डाउट ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हम लोगों ने देखा ही होगा। तो इसके जो लेखक हैं वो है विशाख दत्त। तो अभी आप इसको हिट एंड ट्राई भी कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन को देखकर भी कर सकते हैं, इसका आंसर सही लिख सकते हैं आप लोग। कालिदास का हो नहीं सकता, हरिशरण का हो नहीं सकता, शूद्रक का हो नहीं सकता, तो बचा ऑप्शन क्या है? विशाखादत्त। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। शिवाजी के समय में स्वतंत्र मराठा राज्य निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? ओके, स्वतंत्र मराठा राज्य के विरोध में कौन थे? देशमुख थे। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग याद रखोगे, देशमुख। कई सारी शाखाएं हमें मराठा साम्राज्य में बाद में देखने को मिली, तो ये सब उन्हीं के एक भाग हैं। पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी, ये सब आप मराठा साम्राज्य में पढ़ेंगे जब हम लेक्चर उसको डिटेल में पढ़ाएंगे तब। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित इतिवृत्तों में से किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासनकाल के 40 वर्ष तक का इतिहास है? इसको आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है मुख्तब उत तवारीख। स्टूडेंट्स अरबी भाषा में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा सा नाम टिपिकल है। अरबी और फारसी भाषा चलती थी इस समय सल्तनत काल में और मुगल काल में, तो इसीलिए नाम थोड़ा सा हमें टिपिकल देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर जो आयोग के द्वारा सही आंसर दिया गया वो है दयूस। दयूस इसका सही आंसर है। उसके आगे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो सही आंसर होने वाला है वो गुरु रामदास। अब स्टूडेंट्स यहाँ से बता देता हूँ, गुरु रामदास जो 500 बीघा जमीन दी गई थी, उसी 500 बीघा पर आज अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। तो आप लोग कह सकते हैं जो स्वर्ण मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसकी जो नींव है वो एक मुस्लिम के द्वारा रखी गई है। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, पूरे विश्व में बहुत बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था और किसके द्वारा ज़मीन दान में दी गई थी? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अकबर के द्वारा दान में दी गई थी। और रामदास जो है सिखों के चौथे गुरु थे, इसको भी आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 51, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था?
नो डाउट जो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी वहीं हुआ होगा। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल सकता है, फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन कराया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आराम से आंसर कर सकते हैं। वो है अकबर। अकबर के द्वारा ही इलाही प्रकार का एक सिक्का चलाया गया था। इलाही एक बहुत बड़ा सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 53, किस शिलालेख में अशोक ने अपने को प्रियदसी लाजा मगधे कहा है? तो किस अभिलेख में कहा है, किस शिलालेख में कहा है? भाब्रू शिलालेख में कहा है। स्टूडेंट्स ये सारे शिलालेख हैं, इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमें। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने पढ़ाई भी हैं आपको। तो सम्राट अशोक वाला जो मौर्य काल का लेक्चर है उसमें आप लोग देख सकते हैं इसको। किसने बुक अ गिफ्ट टू मोनोथिथिस पर्सिया में लेखन किया है? स्टूडेंट्स किताबों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो राजा राम मोहन राय है। तो राजा राम मोहन के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी और बहुत सारी बुक्स इंपॉर्टेंट भी थी। तो पहले आप लोग इस बुक का नाम याद रखोगे, उसके बाद और सारी बुक हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने कई भाषाओं में बुक लिखी हैं, इनको कई भाषाओं का ज्ञान भी था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन दिया गया है आयोग के द्वारा वो दिया गया है मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल को आप सही करोगे। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्टूडेंट्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि कुछ किताबों में आप देखोगे वहाँ आंसर मिलेगा बेगम हजरत महल, लेकिन इसका जो सही आंसर होने वाला है बेगम हजरत महल के जो पुत्र थे वो थे बिजरिस कादिर। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आयोग के द्वारा माना गया है वो बिजरिस कादिर है। तो बिजरिस कादिर को आप लोग सही टिक लगाओगे। फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन लखनऊ में जो क्रांति हुई थी उसमें दोनों लोगों ने अपना सहयोग किया था, बिजरिस कादिर भी थे और बेगम हजरत महल भी थी, लेकिन आयोग के द्वारा जो आंसर मानने हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? स्टूडेंट्स ये क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उसके बाद स्थल थी, उसके बाद नाडु थी, उसके बाद मंडलम थी। तो अगर बढ़ते क्रम में पूछेंगे तो सबसे बड़ा मंडल, फिर नाडु, फिर स्थल और फिर ग्राम। तो इसको एज इट इज याद रखना आपको स्टूडेंट्स। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कौन सा है? तो वो शब्द जो है वो है गोमत। तो गोमत को आप लोग याद रखोगे स्टूडेंट्स। गोप कौन था? राजा था। गोपति कौन था? भूमि स्वामी था। गविष्टि क्या थे? ये सारे वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। वैदिक काल को थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ना है। उसमें मैंने कुछ वर्ड आपको लिखाए थे, वो वर्ड याद रखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। रुपया रूप प्रकार के सिक्के का निर्माण किस धातु की अधिकता होती थी इसमें? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अधिकता होती थी वो होती थी रजत की। तो रजत का मतलब समझ लिए, रजत मीन्स चांदी होता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। तो देखो शीशा हो नहीं सकता, तांबे की मुद्रा उस समय चलती नहीं थी, उस समय सबसे ज़्यादा लोहे की मुद्रा चलती नहीं थी, उस समय सबसे ज़्यादा चलती थी सोने और चांदी की मुद्रा। तो सोना ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो सकता है वो रजत ही हो सकता है, चांदी हो सकता है। तो उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अकबर के शासनकाल में बहुत सारे भारत से विदेशी लोग आए थे, और अकबर के शासनकाल से ही हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ना स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले अंग्रेज किसके शासनकाल में आए थे? अकबर के शासनकाल में आए थे। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है विलियम लीड्स। तो यहाँ पर विलियम लीड्स को आप लोग सही करिए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। धान्यकृत शब्द आज भी हमारे समाज में बोला जाता है कहीं कहीं। तो ओसाने वाले के लिए, मतलब धान्यकृत का मतलब है फसलों से संबंधित है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन प्रारंभ किया था? तो इसका नो डाउट आंसर जो होगा अकबर सबसे महान शासक था। इसको हम लोग सम्राट के नाम से भी जानते हैं। अकबर इसका सही ऑप्शन है। फिर आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई थी? तो ये जो उपाधि मिली थी वो मिली थी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के द्वारा कई सारी और उपाधियां धारण की गई थी। तो सुल्तान सबसे पहले जो उपाधि धारण की गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा ही धारण की गई थी। और सबसे पहले खिल्लत किसको प्रदान की गई थी? खिल्लत का मतलब ये होता था खलीफा के द्वारा एक मान्यता दी जाती थी सुल्तान को। तो खलीफा के द्वारा सबसे पहले जो मान्यता दी गई सुल्तान को वो थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश एक इम्पोर्टेंट शासक हैं, इम्पोर्टेंट एक सुल्तान है जिनको आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? स्टूडेंट्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भीष्म पर्व। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भीष्म पर्व। इसको आप लोग याद रखोगे। फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाषनगर बोस का महत्वपूर्ण कदम था। इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स आयोग के द्वारा जो दिया गया है वो ये है, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको आप लोग एक बार पढ़ जरूर लोगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन और भी जगह पूछे जाते हैं। क्योंकि कंपटीशंस में आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला बी पट्टाभी सीता मैया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, बी पट्टाभी सीतारामैया। उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। भारत भारतीयों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको आप लोग जरूर याद रखोगे, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता, ब्रिटिश काल में विभाजित किया? इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स मिल। तो स्टूडेंट्स जेम्स मिल को आप लोग याद रखोगे। उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके के डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे रिसर्च के क्वेश्चन हैं। पीजीटी को बिल्कुल अलग से, पीजीटी के लिए आप लोग बिल्कुल अलग से पढ़ोगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसी तरीके से नेट में भी बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके कॉमन सेंस पर भी निर्भर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपने हिस्ट्री को सही से पढ़ा है तो आपका कॉमन सेंस या एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 69। 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 69 का सी है। फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामी सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आयोग के द्वारा दिया गया है वो दिया गया भारत सरकार। तो भारत सरकार यहाँ पर सही ऑप्शन है, भारत सरकार को सही करिए। फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। मुगल काल में इजरा प्रवृत्ति क्या थी? तो इजरा क्या था? एक तरीके से राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी इजरा व्यवस्था। तो एक ऐसी कृषि थी जिससे क्या मिलता था, राजस्व बहुत ज़्यादा प्राप्त होता था और इसी को एक नाम दिया गया इजरा। बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली, कर व्यवस्था बहुत सारी देखने को मिली है हमें मुगल काल में। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, सारी कुछ याद नहीं रखना, कुछ याद रखना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1850 में। तो स्टूडेंट्स ये तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा संभावना रहती है, जिसमें डेट और साल पूछी जाती है, गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आपका तुक्का सही हो जाता तो ठीक है, अगर माइनस मार्किंग होती है तो आपको इसको इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे, या रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बताया? तो जागीरदारी व्यवस्था क्या थी? मुगल शासनकाल में हम लोग पढ़ लेते हैं जागीरदारी क्या था, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और मोस्टली कहीं कहीं मैंने बताया भी है कि जागीरदारी क्या था और सामंतवादी व्यवस्था क्या थी। तो ये भारतीय राजाओं के लिए अच्छी थी या गलत थी या किस तरीके का इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये कुछ लेक्चर देखेंगे आप तभी आपको पता लगेगी। तो जागीरदार जो व्यवस्था है वो संकट किसने बताया है? सतीश चंद्र ने बताया। तो सतीश चंद्र आपका सही ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो सही ऑप्शन है वो होने वाला है 1906।
तो ये साल वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन जो हमें डेट्स याद होती है, साल याद होते हैं, वो क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आ जाते हैं, तो सही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसके द्वारा 1821 में निकाला गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो राजा राम मोहन राय होगा। तो राजा राम मोहन राय के 2 बुक्स के नाम इसमें पूछ लिए, एक तो संवाद कौमुदी और एक इससे पहले वो मैनफेस्टो वाली जो पूछी गई थी वो। तो राजा राम मोहन राय की 2 बुक्स के नाम यहाँ पर इस पेपर में पूछे गए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है? रोमन बेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है। तो हुबिस्क जो शासक था उसके सिक्कों पर इस तरीके का नाम मिलता है। तो हुबिस्क ने जो सिक्के चलाए थे वो चौकोर चलाए थे, ये भी आप लोग याद रखोगे। चौकोर तरीके के सिक्के किसने चलाए थे? हुबिस्क ने चलाए थे। तो कुषाण वंश का एक शासक था हुबिस्क, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब नहीं बोला है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो सपरिषद, गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास के संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था 1833 के अधिनियम में। तो आप लोग इसको याद रखोगे। फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। कौन सी वो मस्जिद है? तो यहाँ से जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला वो है जन्नत खां की मस्जिद। तो जन्नत खां की मस्जिद यहाँ पर सही ऑप्शन है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा पीजीटी का पेपर निकालने के लिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तभी थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा ये पेपर। अभी तक क्या करना है, अगर आपको पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड पता करना पड़ेगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा गया है? तो निग्रंथ का मतलब समझ लीजिए, निग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से रहित। तो बंधनों से रहित कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होने वाला है सी ऑप्शन सही होगा, महावीर। महावीर को निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ क्यों कहा गया? क्योंकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने सारे जो बंधन थे उनको तोड़ दिया था, कपड़े पहनना भी छोड़ दिए थे इन्होंने। तो जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हर्षचरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो अध्याय 8 है, 8 में हमें इस तरीके की जनजातियों का विवरण मिलता है। तो रहने वाले लोगों का विवरण किस में मिलता है? अध्याय 8 में मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो टिपिकल रहते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। कितनी भी आप किताबें पढ़िए, लेकिन अगर आप रिसर्च से संबंधित नहीं पढ़ रहे हैं और डीपली नॉलेज नहीं ले रहे हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बुक्स चलती हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आप ये इस तरीके के क्वेश्चन और कथन वाले क्वेश्चन, बुक्स वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 81 क्वेश्चन है वो ये है कि विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो दोस्तों, यहाँ पर सत्य प्रकाश लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश भी अगर आ जाए तो ये एक ही बात है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह में सहायता भी की थी। और इस बात को हम इससे पहले वाले जो हम गवर्नर जनरल वाला सीरीज चला रहे थे उसमें मैंने आपको बता दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली के सुल्तान के काल में हुई थी? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर्स में पूछा जा चुका है और नो डाउट आपको पता ही होगा जो सबसे ज़्यादा शिक्षित सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के समय में भारत में कुछ ऐसे राज्य थे जो अपने आप को जिन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया था, उसमें से विजयनगर साम्राज्य एक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य के बीच में कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो स्टूडेंट्स, अगर आप सही से इंडियन का मैप देखे होंगे तो यहाँ पर आप ये आंसर का आसानी से यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो रायचूर दोआब होने वाला है।
तो रायचूर दोआब कहाँ पड़ता है स्टूडेंट्स? आप अगर सही से इसको देखेंगे तो दक्षिण भारत में ये पड़ता है। तो दक्षिण भारत में ही विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी राज्य थे। इसको आप एक बार सही से मैप में देख लीजिएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं है? स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आप पुर्तगाली जो विदेशी यात्री थे उनकी लिस्ट आप निकालेंगे तो आपको उसमें निकोलो कॉन्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि निकोलो कॉन्टी जो थे वो इटली के थे। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप याद रखोगे। बाकी सभी जितने भी यहाँ पर यात्री दिए हैं वो सभी पुर्तगाली यात्री हैं। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो स्टूडेंट्स बहुत सारे अधिकारियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप सही से इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आराम से अपना जो है आंसर निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ा है, जिसको लिखने में सबसे ज़्यादा मेहनत की गई है, वही हमारा सही आंसर होने वाला है, दीवान ए बयूतात। तो कारखाने संबंधित ये अधिकारी था, आराम से इसको कर सकते थे हम लोग। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूतमंडल भेजा था? तो इसका जो सही आंसर है आयोग के अनुसार वो है कोलोतुंग प्रथम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोलोतुंग प्रथम, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसको आप लोग याद रखोगे। चीन में कई लोगों ने अपने राजदूत भेजे थे, लेकिन इन्होंने पूरा एक दूत मंडल भेजा था, कई लोगों को एक साथ भेजा था, इसीलिए यहाँ पर आयोग के द्वारा कोलोतुंग प्रथम को सही आंसर माना गया है। निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि भेंट नहीं दी जाती थी? तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है रुद्र देवता। उसके बाद हमने इंद्र, अदिति और अग्नि, इन सबके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनको बलि की भेंट दी जाती थी। तो रुद्र देवता ऐसे थे जिनको नहीं दी जाती थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। आत्मी सभा की स्थापना कब हुई? तो स्टूडेंट्स ये फैक्ट है, इसको आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो 1814। तो यहाँ से हम लोग इसको सही करेंगे 1814 को सही करके उसके बाद चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर रोक लगा दी थी, या उसके लिए एक अध्यादेश लाए थे? तो इसका जो आंसर है वो है औरंगजेब। स्टूडेंट्स अगर हम औरंगजेब को पढ़ेंगे तो कुछ अध्यादेश निकाले थे औरंगजेब ने, लगभग जिनकी संख्या 12 थी। तो 12 अध्यादेशों में एक आदेश ये भी था कि भांग की जो खेती है उस पर बिक्री और उत्पादन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो स्टूडेंट्स नो डाउट ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आंसर यहाँ पर आप सही लगा सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो जो जैन धर्म का इतिहास है वो हमें कल्पसूत्र में मिलता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कल्पसूत्र ऑप्शन सही होने वाला है आयोग के अनुसार। तो पार्श्वनाथ इसमें क्षत्रिय बताए गए थे, इसको सही करते हैं। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन होने वाला है वो है सर हेनरी लॉरेंस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको आराम से याद रखेंगे, सर हेनरी लॉरेंस, इम्पोर्टेंट भी है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, राजबाही एवं उल्लूग खानी थी स्टूडेंट्स क्या थी? अगर ये आप कोई भी किताब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है। तो लुसेंट की किताब में भी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि लुसेंट में बहुत कम फैक्ट होते हैं लेकिन सॉलिड फैक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी आपको आंसर मिलेगा। तो ये सही ऑप्शन जो यहाँ पर होगा वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ नहरों का निर्माण कराया गया था। तो नहरों के ये नाम रखे गए थे राजबाही और उल्लूग खनी। इसी क्रम में चलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो नो डाउट आप लोग सही कर लेंगे इसको। अब इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है 34 नेटिव इन्फेंट्री।
तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे वो मंगल पांडे थे। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में है। अगर आपको महाराष्ट्र पता होगा तो ऑप्शन सही से लगा सकते हैं, लोनावाला महाराष्ट्र। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई माजदयासन सभा से संबंधित नहीं था? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पढ़ने वाला है, लेकिन इसका जो आंसर आयोग ने दिया वो है न्यायमूर्ति रानाडे। बाकी सभी लोग इससे संबंधित हैं। और देखिए एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये सभी दक्षिण भारत से ही संबंधित है। तो रहनुमाई माजदयासन सभा जो है उसका गठन कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था, और ये सभी लोग दक्षिण भारत के ही हैं। स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। स्टूडेंट्स, चांदी का टंका तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया? तो आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपल आंसर होने वाला है इसका, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए सही है। उसके बाद चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, चांदी का टंका तांबे का जीतल ये सल्तनत काल में चलाई गई प्रथम मुद्राएं थी। तो स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहला जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यदि आपसे पूछा जाएगा सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका जो सही आंसर होगा वो इल्तुतमिश होगा। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, तो आप लोग एक बार लेक्चर जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। नेति प्रतिकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो ये पाली भाषा का एक वर्ड मिल रहा है। तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से करेंगे तो आंसर सही लगा सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महात्मा बुद्ध। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की दूरी या पट्टी को कहा जाता है, या पट्टी को आप दूरी भी कह सकते हैं। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें गुमराह करने के लिए या भटकाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो अगर किताबों में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दूरी लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पट्टी करके दिया है। तो आयोग के द्वारा दिया गया वर्ड भी ठीक है। बाकी आप इसको इंग्लिश से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश का वर्जन एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए हमें, जिससे हमारे ऑप्शन गलत ना हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो खिल्ल है। तो खिल्ल एक ऐसी दूरी होती थी जो कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि को मतलब कहा जाता था। तो उसको क्या कहा जाता था? खिल्ल कहा जाता था। इसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। हम लगभग 100 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। जो 100वां क्वेश्चन है वो ये है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन किया था? तो नो डाउट आप सब लोग बता सकते हैं, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान कौन थे? आप लोग जानते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इनके द्वारा बनाई गई थी। तो अलीगढ़ का जो आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो लिखा है, बनारस के एक राजा थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र भी चलाए थे कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। तो सेंट थॉमे युद्ध एवं आड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है डुप्ले। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंट थॉमे और आड्यार के जो युद्ध है वो दक्षिण भारत के युद्ध हैं, और यहाँ पर इनको कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक के जो युद्ध हुए थे उनको अगर आप एक बार दो बार पढ़ लोगे तो आसानी से आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो मौर्य काल के आसपास का है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है महाअक्षपटलाध्यक्ष। तो अक्षपटलाध्यक्ष भी कहते हैं, महाअक्षपटलाध्यक्ष भी इसको कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग याद रखोगे, लेखा विभाग का अधिकारी होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? इसको हम एक बार पढ़ेंगे फिर ऑप्शन अपना सही लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है आयोग के अनुसार। तो बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, इसको आप लोग याद रखोगे। 1942 में आया था। और इसके क्या क्या प्रावधान थे
इसको आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लोगे। वैसे आप यहाँ से सभी पढ़ोगे तो आपको सारे ऑप्शन गलत लगेंगे और ऑप्शन नंबर ए सही लगेगा। आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स 104 की तरफ। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा सही से पढ़ना पड़ेगा। ये फलक से बने थे, तो इनमें फलक भी था, फलक। बाकी ऑप्शन आप इधर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। कई बार क्वेश्चन ये पेपर्स में पूछा जा चुका है, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 106। अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राज्याज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़ के। कौन सा वो भाग था जहाँ पर राजा की आज्ञा नहीं मानी जाती थी? वो था पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग को आप सही करिए, फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर होने वाला है वो सी ऑप्शन सही होगा, जनरल हडसन। तो हडसन ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी आप कह सकते हैं हडसन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्टॉप द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता था? नो डाउट इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। सल्तनत काल का सबसे जो पढ़ा लिखा सुल्तान था, सबसे एजुकेटेड जो सुल्तान था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसको पागल सुल्तान भी कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग याद रखोगे। तो सही ऑप्शन क्या होने वाला है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को टिक करते हैं। फिर चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109। गुप्त काल में ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो ताम्र मुद्राओं को चलाया गया था वो था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रयाग प्रशस्ति से इनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है हमें। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिशरण ने लिखी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 पे पहुंच गए हम लोग। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको देखने को तभी मिलेगा जब आप लगातार किताबों से जुड़े रहेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो मैनचेस्टर गार्डियन है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी को आयोग ने सही माना है, मैनचेस्टर गार्डियन। इसको आप याद रखोगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। निम्नलिखित वायसराय में किसने फूट डालो और राज करो का नीति का निश्चय किया था? इस तरीके का काम कौन कर रहा था? तो यहाँ पर हमारा जो नाम मिलता है वो लॉर्ड मिल्टो का नाम मिलता है। तो मिल्टो, मार्ले मिल्टो सुधार में हम लोग इसको देख सकते हैं आराम से। इनके द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जिसमें भारतीयों को आपस में लड़ाया गया था। और अंग्रेज क्या कर रहे थे? एक तरीके से पूरा जो राजनीतिक अधिकार हैं और जितना राजस्व था वो अंग्रेज ले रहे थे, बाकी इंडियंस को लड़ा रहे थे आपस में। इसी को हमने नाम दिया था फूट डालो और राज करो की नीति। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। मौर्य काल में संधि धात्रा कौन था? स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इसको पेपर्स में आते हुए देखा है। संधि धात्रा कौन था? महाअक्षपटलक कौन था? ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी थे जिनके नाम हमेशा हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राजकोष एवं भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक होता था ये संधि धात्रा। इसको संधि धाता लिखा है, संधि धात्रा भी कहते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स आयोग के द्वारा वो है नारायण गुरु। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि इसको बार बार पढ़ेंगे तभी आपको ये आंसर मिल पाएगा। आगे चलते हैं। दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इसको तो आप, ये फैक्ट है, इसको आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। 1879 ईस्वी में। तो 1879 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया गया था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? नो डाउट यहाँ पर दो ही भाषा चलती थी, एक तो पाली भाषा चलती थी और प्राकृत भाषा चलती थी, लेकिन महावीर जैन जो थे उनके द्वारा प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए गए थे। इसी में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। तो प्राकृत भाषा को याद रखेंगे।
सबसे प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी हमें देखने को मिलती हैं? एक तो संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ये कुछ इंपॉर्टेंट भाषा है। उसके बाद हम मध्यकालीन में अरबी भाषा, फारसी भाषा को भी देखते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो स्टूडेंट्स साइमन कमीशन से बाहर कब रखा गया था, साइमन कमीशन कब भारत में आया था, ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बाहर किसके आदेश पर रखा गया था, किसके सुझाव पे? वो थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के बारे में आप लोग याद रखोगे। और फिर चलते हैं हम आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। विद्युत वाहिनी के थे स्टूडेंट्स। यहाँ पर थोड़ा सा डीपली पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत डीपली अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी को और लूसेंट को, उसके बाद आपको यूनिक भी पढ़नी पड़ेगी, तभी इस तरीके के ऑप्शन या इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 जो है वो है, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी थे? तो ये इसका जो सही ऑप्शन आयोग के द्वारा दिया गया है वो दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही अमीरान ए सदा की स्थापना की गई थी। अमीरान ए सदा एक पद था, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? जो डिग्री कॉलेज की बुक्स होती हैं ना, उसमें कुछ डिटेल में जो दिया जाता है, वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और रिसर्च वाली बुक्स तो ज़रूर ही पढ़नी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला वो है विक्टर जेबमेंट। तो स्टूडेंट्स विक्टर जैकमेंट्स को आप लोग याद रखोगे। इनके द्वारा ही महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है सेनुआर। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर ऑप्शन सही कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 121। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए ममालिक नाम से जाना जाता था। नो डाउट स्टूडेंट्स, कई बार हमारे पेपर्स में पूछा भी जा चुका है और बार बार मिल भी जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो महालेखाकार होने वाला है। मुशर्रफ ए ममालिक, महालेखाकार। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 122। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स आयोग के अनुसार वो है तिरुनेडुलम। थोड़ा सा टिपिकल भाषा यहाँ पर है। टिपिकल इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि ये दक्षिण भारत की जो भाषा थी वो तमिल में हमें देखने को मिला है। तमिल के अलावा और दक्षिण भारत में जो भाषाएं थीं उसमें थोड़ा सा वर्ड टिपिकल होते हैं। तो यहाँ पर बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो डेट है, इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। फैक्ट है, सही हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124। ह्वेंगसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो वहाँ के कुलपति कौन थे? तो स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं, वहाँ के कुलपति थे सीलभद्र। सीलभद्र एक बहुत बड़े विद्वान थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, और जो मैंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय वाला एक लेक्चर बनाया हुआ है उसमें मैंने इनके बारे में कुछ स्टोरी सुनाई है। तो सीलभद्र एक बहुत बड़े चिकित्सक भी थे, और उनके द्वारा किस तरीके से सहायता की गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ने वाले कौन थे स्टूडेंट्स? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी थे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किस लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था, इसको आप उस लेक्चर में आराम से देख सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। 125वां क्वेश्चन है और ये हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सही से पढ़ लेंगे आप। अगर नहीं लगा होगा तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कुछ बच्चे नहीं को नहीं पढ़ते हैं, बाकी सारे एकदम से ऑप्शन को सही करने में लग जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि पेरिस की जो संधि हुई थी वो बाद में हुई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम कुछ और ही था, तो इसको आप याद रखोगे, ये वाला ऑप्शन गलत है। बाकी प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी, और प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि के द्वारा ही समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये संधि वाले क्वेश्चन जो है ना, वो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था मैसूर युद्ध वाले, 2-3 लेक्चर मैंने आपको बनाए भी हैं, तो आप लोग वहाँ से इसको देख लेंगे। और बाकी मैं अभी कर्नाटक युद्ध पे पूरा एक लेक्चर आपको बना के बताऊँगा, क्योंकि कर्नाटक युद्ध थोड़ा सा टिपिकल पड़ते हैं हमारे सिलेबस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन जो थे वो थे आपके पीजीटी हिस्ट्री 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, वो आज हमने सॉल्व किया। इसी क्रम में स्टूडेंट्स कई सारे और पेपर हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे, और पीजीटी के अलावा हिस्ट्री जहाँ जहाँ रहती है, जिन जिन पेपर्स में पूछी जाती है, तो वहाँ से हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। और उसके बाद आपको हिस्ट्री का जो डीप लेवल है वो पता लग जाता है कि आयोग कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था ये पीजीटी हिस्ट्री 2021 का, जो यहाँ पर हमने समाप्त किया। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।